ओके सो जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिलाष। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें अगर एप्टीट्यूड आ रहा है और रेशो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन ना आए। तो इस बात से आप इसकी अहमियत को पहचान सकते हो। इस कंप्लीट सीरीज में हम लोग एसएससी सीजीएल के कंप्लीट मैथ्स के कोर्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ पिछले 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग साथ में कवर करते रहेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बस आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, आप मुझसे अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इस चैप्टर को कहा जाता है अनुपात एवं समानुपात, है ना भाई। खतरनाक नाम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल होता है। रेशो का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रेशो का मीनिंग क्या होता है। रेशो का मीनिंग ये होता है कि आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिलेट कर रहे हो। बेसिकली ये जो वर्ड है ना भाई, इसमें रेशो, ये रेशो वर्ड आया कहां से, तो ये रेशो का मीनिंग होता है टू रिलेट। ये वर्ड आया ही यहां से है, टू रिलेट। मतलब जब आप दो चीजों को क्या करते हो भाई, रिलेट करते हो। एक के कंपेयर में आप दूसरे की वैल्यू को कंपेयर करते हो, बताते हो कि भाई अगर ये ऐसा है तो ये कैसा है। एक के चीज में, एक के रेफरेंस में अगर आप दूसरे को रिलेट करते हो तो उसी को बेसिकली कहा जाता है रेशो। लेकिन इसमें सिंपल सी शर्त है भाई, जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करो ना, दोनों का जो यूनिट होगा वो हमेशा ही सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होना चाहिए का मतलब क्या है कि अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होगा, अगर पहला परसेंटेज में है तो दूसरा भी परसेंटेज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका क्वांटिटी लीटर में है और इधर हम क्वांटिटी नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज है, इनका रेशो कभी भी नहीं होता। तो चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं। आप देखिएगा भाई, थोड़ा मैं स्टार्टिंग में पूरा बेसिक कवर करूंगा जिससे कि आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई। तो देखिए, रेशो की बात अगर हम करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय A:B। मतलब लिखा कैसे जाता है, A:B। अगर मैं आपको कभी बोलता हूं कि भाई A:B, अगर इसका वैल्यू होता है 3:2, तो इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब यह होता है कि अगर A का वैल्यू 3 है, उस वक्त B का वैल्यू 2 होगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि क्या इसका मतलब यह होता है कि A का वैल्यू 3 ही है, नहीं। A का वैल्यू 3 हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि A का वैल्यू अगर 30 है तो B का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। इसका ही मतलब यह होता है कि A का वैल्यू अगर 3000 है तो B का वैल्यू कितना होगा, 2000 होगा। इसी का मतलब यह होता है कि A का वैल्यू अगर मान लो 300 है तो हम बोलेंगे B का वैल्यू कितना होगा, 200 होगा। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस जीरो ही लगाना है, इसका मतलब कोई दूसरा भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर A का वैल्यू 18 है तो B का वैल्यू कितना होगा, 12, ताकि आप इसको कैंसिल आउट करो और इसका फाइनली अगेन वैल्यू कितना आ जाए, 3:2। तो ऐसे मैं इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकता हूं। कहानी समझ में आ रही है भाई। आपको एक चीज समझना है कि ये जो मैंने लिखे हुए ये सारे इसके वैल्यूज हो सकते हैं। इसका एग्जैक्टली यहां पे अभी कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें कंपैरिजन जरूर है, 3:2, राइट। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि फिर ये कौन सी वैल्यूज है, तो इन वैल्यूज को कहा जाता है रिलेटिव वैल्यूज। क्या बोलते हैं भाई इसको, रिलेटिव वैल्यूज। रिलेटिव वैल्यूज का बेसिकली आप दूसरा मीनिंग समझ सकते हो, अज्यूमिंग वैल्यू। मतलब हमने अज्यूम की है उसके हिसाब से ये वैल्यू होता है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहां पे देखो, A का वैल्यू 3 है, 30 है, 300 है, 3000 है, 18 है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे जो नंबर है ना भाई, वो 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल। इसीलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि A का एक्चुअल वैल्यू कौन सा है, तो हम ये बोलेंगे भाई जो भी वैल्यू हो वो 3 का मल्टीपल रहेगा। इसीलिए हम इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल x। तो मैंने बोला कि A का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 3x, और B का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 2x, क्योंकि ये सारे 2 के मल्टीपल है। आई होप समझ में आया। तो ये जो वैल्यूज है इनको हम लोग कौन सी वैल्यूज बोलते हैं भाई, एक्चुअल वैल्यू। जबकि 3 और 2 जो था इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू, राइट। तो आपको आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा।
कि भाई ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है रिलेटिव वैल्यू। तो अगर इसके बाद में मैं कभी भी आपसे ये पूछूं कि भाई अगर a इज टू बी का वैल्यू 5:4 है, तो आप बताइए a का वैल्यू क्या होगा, a का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर a का वैल्यू कितना होगा, तो 5x होगा, b का वैल्यू कितना होगा, तो 4y होगा। अगर मैंने बोला a इज टू बी सपोज 3:7 है, तो a का वैल्यू क्या होगा 3x, b का वैल्यू कितना होगा 7x। आई होप समझ में आ रहा है जी भाई। तो अभी यही से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा भाई, आपको नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बताने की कोशिश करूं, ओके, तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं बेसिक पे लेके चलूंगा स्टार्टिंग में, फिर हम लोग बात करते हैं आगे में कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है भाई, तो अभी एक चीज समझिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो से। किससे होती है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो। मतलब क्या होता है कि भाई आप दो रेशो को मिलाओगे। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आप दो रेशो को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। अब क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इफ a इज टू बी, इसका वैल्यू होता है 5:4। आपको दूसरा पूछा जाएगा b इज टू सी, इसका वैल्यू होता है 3:4। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू सी, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भाई a इज टू बी का ये वैल्यू होता है, b इज टू सी का ये वैल्यू होता है। आप बताइए दोनों को कंबाइन करके इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। मतलब दोनों को कंबाइन कीजिए, कहने का मतलब ये है। तो एक चीज समझिए कि भाई अगर मेरे को दो रेशो दिए हुए हैं और उसको मुझे कंबाइन करना है, तो इसकी दो शर्तें होती है भाई, a इज टू बी और b इज टू सी। बोलिएगा भाई a इज टू बी का वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे 5:4। b इज टू सी का वैल्यू कितना है 3:4। एक चीज याद रखिए, जब भी हमें दो रेशो को कंबाइन करना है, दो शर्तें होती है इसकी। सबसे पहली शर्त इसकी ये होती है कि जो भी कॉमन एलिमेंट होगा, जो भी दो रेशो है उनमें हमेशा ही एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप दो रेशो को कंबाइन कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई जो भी कॉमन एलिमेंट है उसका वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम। तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं a इज टू बी और b इज टू सी को कंबाइन कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों भाई, तो हम बोलेंगे a इज टू बी और b इज टू सी में एक कॉमन एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं b, और उसमें अगर हम b की वैल्यू देखें तो यहां पे b का वैल्यू कितना है भाई 4, और यहां पे b का वैल्यू कितना है 3। तो डेफिनेटली यहां पे b का वैल्यू दोनों में कैसा दिख रहा है, अलग अलग। तो यहां पे इनकी वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेम। तो वैल्यू सेम करने के लिए सीधी सी बात है, यहां पे 4 है यहां पे 3 है, तो इनका हम एलसीएम बनाते हैं। मतलब मैं ये दोनों नंबर को 12 बना सकता हूं। कहने का मतलब यहां पे अगर 3 है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां 4 है इसीलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये हमारे घर का है क्या, कुछ भी कर लिया? नहीं भाई, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे तो हमको उसके भी नियम थोड़े से फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बोला रेशो 5:4 है, तो इसका रेशो जो रहेगा ना वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा में 3 लिखा है इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 4 से एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई किया इसको कैंसिल करने के लिए नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं बोल सकता हूं a इज टू b, इसका वैल्यू कितना होगा 5 3 15 एंड 4 3 कितना हो जाएगा 12। और यहां पे अगर मैं बात करूं b इज टू c, तो यहां पे देखिए 3 4 कितना हो जाएगा 12 एंड 4 4 कितना हो जाएगा 16। अब मैं बोल सकता हूं a इज टू b और b इज टू c में एक कॉमन एलिमेंट है b नाम का, और यहां पे b का वैल्यू 12 हो गया और यहां पे भी b का वैल्यू 12 हो गया। मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसका वैल्यू भी कैसा आ गया भाई, सेम आ गया। अब मैं बिंदास्त आंख बंद करके दोनों रेशो को कंबाइन कर सकता हूं, इसीलिए मैं लिखूंगा a इज टू b इज टू c। बोलेंगे भाई क्या होता है, a का वैल्यू जब 15 था तब b का वैल्यू कितना था 12, और जब b का वैल्यू 12 था तब c का वैल्यू कितना था 16। इसीलिए a इज टू b इज टू c, इसका वैल्यू कितना होगा 15 इज टू 12 इज टू 16, राइट। तो इस तरीके से इसे हम लोग कंबाइन करते हैं। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया इसका। लेकिन आप एक चीज समझिए, पेपर में मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको इतना टाइम दूंगा, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कोई शॉर्टकट तरीका भी होना चाहिए। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, वो समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया था a इज टू बी
ए इज टू बी कितना दिया था भाई, ए इज टू बी का वैल्यू दिया था 5:4 एंड 3:4, ठीक है। ए इज टू बी का वैल्यू दिया था 5:4, बी इज टू सी का वैल्यू दिया है 3:4। मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लिख लेंगे ए इज टू बी, और जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट के नीचे में कॉमन एलिमेंट लिखना है, मतलब नीचे में हम लोग लिख देंगे फिर बी इज टू सी। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। जैसे भी हम सॉल्व करेंगे आपको आंसर में क्या मिलेगा, ए इज टू बी इज टू सी। अब मुद्दा यह है कि इसे सॉल्व करते कैसे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन करने। कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। देन हम करते हैं b इंटू बी, लास्ट में हम कर देते हैं b इंटू सी, और इससे फाइनली हमें वैल्यू कौन सा मिलता है, a इज टू बी इज टू सी। तो आप देखिए मैं इसे यहां पे अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज टू बी का वैल्यू, a इज टू बी का वैल्यू कितना होता है भाई 5:4। देन b इज टू सी का वैल्यू, b के नीचे में b लिख देंगे, मतलब लिखेंगे 3:4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15, 3 4 कितना हो जाएगा 12, एंड देन 4 4 कितना हो जाएगा 16। इसीलिए हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी कितना होता है भाई 16 होता है, 15 12 16 होता है। आई होप समझ में आया, राइट। तो ये है आपका एक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले हम उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था CHSL में, 2024 का ही पेपर है, और शिफ्ट 3 में आपको देखने को मिला था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था, a इज टू बी का वैल्यू होता है 3:7 एंड b इज टू सी का वैल्यू होता है 2:5। आपको बोल रहा है दोनों को कंबाइन करके बताइए कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, a इज टू बी का वैल्यू कितना होता है 3:7, b इज टू सी का वैल्यू कितना होता है 2:5। जस्ट सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा भाई 6, 7 2 कितना हो जाएगा भाई 14, एंड 7 5 कितना हो जाएगा 35। इसीलिए हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये वैल्यू आएगा आपका 6 14 35। समझ में आया भाई। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका कहां पे दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन में। यहां तक क्लियर है भाई। अब एक चीज समझिएगा, ये मुझे मेथड भी समझ में आ गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इससे भी कुछ फास्ट तरीका हो जिससे कि मेरा आंसर मैं टिक कर पाऊं। तो हम आंसर कैसे टिक कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो एक चीज समझिएगा, अगर यहां पे a इज टू बी का वैल्यू 3:7 दिया है, तो डेफिनेटली a का जो वैल्यू होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। मतलब पहला जो वैल्यू होगा वो 3 का ही मल्टीपल होगा। कुछ भी हो जाए वो कैंसल नहीं होगा, मतलब 3 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली ये सॉल्व ना करते हुए मैं डायरेक्टली क्या करता, मैं ऑप्शन से जाता। और अगर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो यहां पे 10 दिया हुआ है, 10 3 का मल्टीपल नहीं है, हट जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। ए के ऑप्शन में 3 का मल्टीपल था, ए का वैल्यू, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। आई होप मैंने जो भी बोला होगा वो समझ में आया होगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ a इज टू बी 5:8 है, b इज टू सी का वैल्यू 4:7 है, दोनों को कंबाइन करके बताइए भाई कितना होगा। तो कैसे किया जाएगा, हम बोलेंगे सबसे पहले 5:8, b इज टू सी का वैल्यू कितना है भाई 4:7। जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 5 4 बोलिएगा भाई कितना होता है 20, देन 4 8 कितना होता है 32, एंड 8 7 कितना होता है भाई 56। मतलब हम बोलेंगे कि भाई हमारा वैल्यू कितना होगा 20 32 56। अब एक चीज समझिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई रेशो मिले जिसमें तीनों वैल्यूज में कुछ भी कैंसल आउट हो सकता हो, मतलब एक कोई कॉमन वैल्यू से कैंसिल होता हो, तो आप डेफिनेटली उसको कैंसिल करेंगे। तीनों वैल्यूज अगर आप देखोगे तो ये 4 से कैंसिल आउट होती है, इसीलिए सबको 4 से काट देंगे। ये 4 से 5 बार कटेगा, ये 4 से 8 बार कटेगा, और ये 4 से आपका कितने बार कट जाएगा भाई 14 बार कट जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा 5 8 14। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 5 8 14। आई होप समझ में आ जाएगा, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ b एंड b इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ c, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा। एक चीज समझिएगा, अगर आपको a इज इक्वल्स टू बोल रहा है 3/2 ऑफ b, तो सिमिलर वे में मैं क्या करूंगा, ये b को डिनोमिनेटर में लाऊंगा और मैं लिख दूंगा भाई a बाई b कितना होता है 3:2।
सेम मैं बोलूंगा b इज टू सी, b इज इक्वल्स टू क्या होता है 3/2 ऑफ c। ये c डिनोमिनेटर में लाऊंगा और यहां से मैं बोल दूंगा कि भाई c नीचे में लाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा b/c कितना होता है 3:2। तो क्या मुझे ये समझ में आया कि भाई a/b का वैल्यू 3:2 है और b/c का वैल्यू कितना होता है 3:2, राइट। बहुत ही आसान है। तो इन दोनों को मैं जस्ट कंबाइन कर दूंगा। कैसे करेंगे भाई, तो हम बोलेंगे 3:2, उसके नीचे में लिख देंगे 3:2, जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 3 जा कितना होता है भाई 9, 3 2 जा कितना हो जाता है 6 एंड 2 2 जा कितना हो जाता है 4। इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा 9:6:4, जो कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसीलिए करेक्ट आंसर ये होगा। आई होप ये समझ में आया, राइट। तो देखिए इतने आसान होते हैं क्वेश्चन चैप्टर ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में जाने से पहले मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, p/q का वैल्यू कितना दे रहा है 3:4, q/r का वैल्यू दे रहा है 4:7। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, मुझे वैल्यू निकालना है p/q, p+q, q+r एंड देन r+p। इसको बिना सॉल्व करे सबसे पहले मैं यहां पे ट्राई करता हूं कि मैं आंसर कैसे निकाल सकता हूं। तो आप एक चीज समझिएगा, p+q, क्या मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि भी p+q का मतलब क्या है, ये p और ये q, तो 3 + 4 कितना होगा 7। हमेशा याद रखिए जो भी मेरा आंसर होगा उसमें पहली वाली टर्म का जो वैल्यू होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, बिना सॉल्व करे क्या मैं 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन टिक करके भाग सकता हूं भाई? हाँ, तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा 7:11:10। बट फिर भी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे p/q का वैल्यू कितना दिया है 3:4, बोलिएगा भाई q/r का वैल्यू कितना दिया है 4:7। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो इसको कंबाइन भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में अगर आप देखोगे ना तो q का वैल्यू 4 है। इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं p/q/r। बोलिएगा भाई कितना होता है, p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 4 है और r का वैल्यू 7 है। आई होप समझ में आएगा। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, मुझे क्या पूछा है, मुझे ये पूछा है p+q प्लस q+r प्लस एंड देन r+p। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो आप मुझे एक बात बताइए, p+q बोलो 3 + 4 कितना हो जाएगा भाई 7, देन q+r मतलब 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 एंड देन r+p 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 7:11:10। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आपके CGL Tier 2 का क्वेश्चन है भाई, मजाक बात है क्या, है ना। मेंस में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया है ना भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, डेफिनेटली आप वीडियो को जितना ज़्यादा है ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप डेफिनेटली उसको पहुंचाए, बहुत हेल्प होगी। और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका आंसर जो भी आएगा आप आंसर टिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर आपके लिए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, अब देखिए यहां पे आपको दे क्या रहा है, आपको ये दे रहा है कि भाई यहां पे डी नहीं होगा, ठीक है, यहां पे डी नहीं होगा। आपको बोल रहा है a/b/c, इसका वैल्यू कितना होता है 2:3:5। तो आपको बोल रहा है इफ a+b+c इसका वैल्यू कितना होता है 20। तो आप बताइए c का वैल्यू क्या होगा। एक चीज समझिएगा, मुझे दिया है a/b/c का वैल्यू, a/b/c, बोलिए तो भाई इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2:3:5 बराबर भाई। अच्छा, क्या ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, नहीं। एक्चुअल वैल्यू कौन सा रहेगा, मैं बोलूंगा 2x 3x 5x। आपको ये दिया हुआ है कि a+b+c मतलब तीनों को अगर ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 20 बराबर भाई। तो 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब मैं बोलूंगा 10x का वैल्यू कितना होता है 20। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसीलिए हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 बराबर भाई। अब मुझे पूछा था c का वैल्यू, तो आप मुझे बताइए c का वैल्यू कितना था 5x। यहां पे रख देंगे तो हम बोलेंगे c का वैल्यू कितना होता है 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 2, इसीलिए आपका आंसर कितना आएगा 10। तो हम बोलेंगे c का वैल्यू कितना होगा 10, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि भाई अगर c का रेशो यहां पे 5 दिया है तो मुझे एक चीज हमेशा माइंड में पता होनी चाहिए कि c का जो भी आंसर आएगा
वो हमेशा मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 5 का मल्टीपल कौन सा है? एक तो 5 का मल्टीपल 15 है और एक तो 5 का मल्टीपल 12 है। तो सॉरी, एक तो 5 का मल्टीपल 10 है। तो मैं 12 और 2 ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाद में हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने का भी ट्रिक समझेंगे। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है भाई। तो अभी देखिए, मैं आपके सामने में कुछ और बेसिक कंसेप्ट लाने की कोशिश करता हूं, उसको समझते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि दो रेशो दिए, उसको कंबाइन कैसे करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको दो से ज्यादा रेशो मतलब 3 रेशो दिए गए सपोज, तो उसको कंबाइन कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इफ ए इज टू बी, इसका वैल्यू होता है 5:4, बी इज टू सी, इसका वैल्यू कितना होता है भाई 3:2, एंड सी इज टू डी, इसका वैल्यू आपको दिया है अगेन, यहां पे 2 मत लीजिएगा, यहां पे बोलिए मान लो 3:5, ये वैल्यू दिया है। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो आप एक चीज समझिए, इसमें वही अप्रोच है। तो कंसेप्ट अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। दो ही कंडीशन होती है, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको पहले लिख देना है ए इज टू बी, उसके नीचे में हम लोग लिख देंगे बी इज टू सी, और सी के नीचे में हम लोग लिख देंगे सी इज टू डी। अब आपको इसको करना है मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेम वही अप्रोच लगाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का वैल्यू अगर निकालना है तो आप सबसे पहले ये तीनों की जो नीचे वाली तीनों वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी इंटू सी, ये वैल्यू देगा आपको ए का। आई होप समझ में आएगा। अगर आपको बी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी के लिए हम लोग पहले ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब बी से नीचे में बी और फिर नीचे में जाएंगे, मतलब सी। ये वैल्यू आपको देगा बी का। आई होप समझ में आ रहा है। मतलब मैं करूंगा बी इंटू सी। देन हम लोग देखते हैं सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी के लिए आपको करना पड़ेगा ऊपर से पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब बी इंटू सी, एंड देन फिर नीचे में आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे सी से। तो ये वैल्यू आपको देता है सी का, और लास्ट में हम लोग वैल्यू देते हैं डी का। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, तो ऊपर की तीनों वैल्यूज को करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब बी इंटू सी इंटू डी, ये वैल्यू देता है आपको डी का। आई होप ये समझ में आया। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, ए इज टू बी, बोलो ए इज टू बी का वैल्यू कितना होता है 5:4, बी इज टू सी का वैल्यू दिया है 3:2, एंड सी इज टू डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:5। अब इसे मुझे करना है सिंप्लीफाई। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको बेसिकली पहले करना होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों नीचे की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू देगा ए का। 5 3 कितना होता है भाई, 5 3 15, और 15 3 45 होता है, इसीलिए यहां पे आ जाएगा 45। देन फिर आप क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई दोनों का और फिर नीचे में आएंगे, मतलब 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 36। देन सी की बात करते हैं। सी के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से आना है और फिर नीचे जाना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। देन हम लास्ट में डी की बात करते हैं। डी के लिए आपको ऊपर की तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, मतलब ये कितना हो जाएगा 40। आई होप समझ में आया। इसीलिए हम बोलेंगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसका वैल्यू कितना होता है 45 36 24 रेशो 40। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया। तो यही कंसेप्ट का हम लोग आगे में यूज करेंगे, बट आई होप आपको ये क्लियर है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आप मुझे आंसर बताएंगे। अगर मैंने आपको ये बोला इफ x इज टू वाई, ये होता है 3:2, मैंने बोला y इज टू z, इसका वैल्यू होता है 5:4, एंड z इज टू r, सपोज इसका वैल्यू होता है 2:3। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला है, बताइए क्या वैल्यू होगा x इज टू वाई इज टू z इज टू r, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताता हूं कि भाई अगर मान लो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपको बोला है 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 5c। सपोज ये एक एक्सप्रेशन है, आपको 3 टर्म्स दी गई है, और बेसिकली बोल क्या रहा है कि भाई ये तीनों टर्म्स का जो वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा। तो जब भी तुमको ऐसा दिख जाए कि भाई इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू सेम है, और आपसे ये पूछा जाए बताइए
a इज टू बी इज टू सी, इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई यहां पे जो वैल्यू है, मतलब कौन सी वाली, कि ये तीनों की, तो इसका हम लोग कोई तो भी एक वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती है जो कि 3, 4 और 5 ये तीनों से कटे। कहने का मतलब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 3, 4 और 5, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, और 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। कहने का मतलब यहां पे आप 60 या 60 का कोई भी नंबर मल्टीपल ऐसा रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया 60। तो हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। हम लोग बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी, कैसे निकालते हैं भाई। तो मुझे एक बात बताइए, 3a का वैल्यू अगर 60 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3a का वैल्यू अगर 60 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 3 से 60 20 बार कट जाएगा तो a का वैल्यू 20 मिल जाएगा। 4b का वैल्यू अगर 60 है तो 4 से 60 कितने बार कट जाएगा, 15 बार, इसीलिए b का वैल्यू 15 आ जाएगा। c का वैल्यू 5c का वैल्यू अगर 60 है तो 5 से 60 कितने बार कट जाएगा, 12 बार, इसीलिए c का वैल्यू कितना होगा, 12। तो ये होता है बेसिक अप्रोच कंसेप्ट से, ठीक है भाई। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं एलसीएम करे बिना। कैसे करते हैं भाई, तो आपको क्या करना है, a का वैल्यू अगर निकालना है तो आप a वाली टर्म पे हाथ रख देंगे और बाकी दोनों के कोएफिशिएंट को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइएगा 4 गुना 5 कितना हो जाएगा भी 20। b का वैल्यू निकालना है तो b वाली टर्म पे हाथ रख देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, और c का वैल्यू निकालना है तो c वाली टर्म पे हाथ रख देंगे, 4 गुना 3 ये कितना हो जाएगा भी 12। इसीलिए हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी, कितना होगा 20, 15, 12। आई होप समझ में आया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं। मैं बोलूंगा 7a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 3c। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, बताइए a इज टू b इज टू c, इसका वैल्यू क्या होगा, राइट भाई। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर क्या होगा भाई। a का वैल्यू निकालना है, a पे हाथ रख दो, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। b का वैल्यू निकालना है, b पे हाथ रख देंगे, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। c का वैल्यू निकालना है, c पे हाथ रख देंगे, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 15 21 35। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने अगर आपको ये बोला कि भाई आप बताइए 4a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहां पे बोल दिया 11c, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। देखिए भाई, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ईमानदारी से देखिए, बराबर नोट्स बनाते चलिए। यकीन मानिए आपको मैं एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको उस लेवल तक मैं लेके जा सकता हूं। लेकिन आपका बस मुझे एक सपोर्ट चाहिए, आप बराबर नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका बराबर आंसर करते चलिए, ठीक है भाई। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूं आपको। अगर मैंने कभी आपसे ये पूछ लिया कि भाई a इज टू बी इज टू सी, अगर इसका वैल्यू होता है 3 इज टू 4 इज टू 5, और मैंने पूछा आपसे 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c, इसका वैल्यू क्या होगा, ये मैंने पूछा। बेसिकली इस कंसेप्ट को बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स का कंसेप्ट। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को उल्टा कर देना। उल्टा भी नहीं बोल सकते, करेक्ट वर्ड उल्टा नहीं है, बट आप समझ गए होंगे। इनवर्स का मतलब उसको उल्टा कर दो, समझ में आएगा भाई। तो उल्टा करने के बाद में उसका रेशो क्या आएगा आपको ये बताना है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखो इसका वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, 1 बाय a का मतलब, अगर a का वैल्यू हम 3 अज्यूम कर रहे हैं तो 1 बाय a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 3, देन हो जाएगा 1 बाय 4, देन हो जाएगा 1 बाय 5, बराबर भाई। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये फ्रैक्शन में दिए गए, मुझे इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहां से ये भी सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में रेशो दिए गए हैं तो उसको हम नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो नॉर्मल नंबर फ्रैक्शन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही अप्रोच लगाएंगे। 3 4 5 इसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सेम नंबर से अगर आप तीनों रेशो को मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से आप तीनों रेशो को डिवाइड करो, इससे रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से रेशो बदल जाता है। आई होप समझ में आया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रेशो नहीं बदलता, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन करने से रेशो बदलता है। क्लियर है भाई सबको। तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम होता है 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा,
मैं ये बोल रहा हूं, अच्छा मुझे बताइए 1/3 इंटू 60 इज टू 1/4 इंटू 60 इज टू 1/5 इंटू 60 होगा भाई ऐसे ही? तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो बहुत कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा? 3 से ये कितने बार कट जाएगा? 20 बार। 4 से ये कितने बार कट जाएगा? 15 बार। देन 5 से ये 60 कितने बार कट जाएगा? 12 बार। तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? 20, 15, 12। बराबर भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर मैं डायरेक्टली निकालूं। तो सेम वही अप्रोच, अगर मैं यहां से डायरेक्टली a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आपको सेम वही अप्रोच यूज करना है जो हमने इसके पहले लगाया था। अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो हम a वाली टर्म पे हाथ रख देंगे, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे बताइए 4 5 जा कितना हो जाएगा भाई? 20। अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो हम b वाली टर्म पे हाथ रख देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 15। और c का वैल्यू निकालना है, c पे हाथ रख देंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा भाई? 12। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा? 20 15 12। आई होप ये समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं इफ a इज टू बी इज टू सी, इसका वैल्यू होता है 1/3 इज टू 1/7 इज टू 1/11। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसी रेशो को अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई आप नॉर्मल करके बताइए, नॉर्मल फ्रैक्शन में नॉर्मल रेशो क्या बनेगा इसका, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू निकालना है, a पे हाथ रख देंगे, 7 11 जा बोलो कितना हो जाएगा भाई? 77। b का वैल्यू निकालना है, b पे हाथ रखेंगे, 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33। c का वैल्यू निकालना है, c पे हाथ रख देंगे, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। इसीलिए हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी कितना आएगा भाई? 77 33 इज टू 21। ये समझ में आया? अच्छा भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने बोला इफ a इज टू बी इज टू सी, इसका वैल्यू होता है 1/5 इज टू 1/7 इज टू 1/3, तो आप मुझे बताइए a इज टू बी इज टू सी, बोलिएगा भाई क्या आंसर होगा इसका? a का वैल्यू निकालना है, a पे हाथ रख देंगे, 7 3 जा कितना होगा? 21। b का वैल्यू निकालना, b पे हाथ रख देंगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। c पे हाथ रख देंगे, 5 7 जा कितना हो जाएगा? 35। मतलब हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी कितना आएगा? 21 15 35। क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और झोल है। क्या झोल है? थोड़ा सा और एडवांस में बात करते हैं। आपको अगर मैं दे दूं इफ a इज टू बी इज टू सी, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई इसका वैल्यू होता है 2/3, इसका वैल्यू होता है 3/4 एंड देन इसका वैल्यू होता है सपोज 5/7। ठीक है भाई, आपको मैं बोल रहा हूं बताइए अब इसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप एक चीज समझिए, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन दिया और अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं दोनों में कुछ तो फर्क है भाई। अगर आप इसका डिफरेंस पहचान पा रहे होंगे तो आपको दोनों में साफ साफ एक डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है भाई? तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई यहां पे जो ए बी सी मैंने ये जो फ्रैक्शन दिए थे, यहां पे सबका न्यूमरेटर में क्या दिख रहा था भाई? 1 दिख रहा था, जबकि यहां पे न्यूमरेटर में सबके न्यूमरेटर में 1 नहीं है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के कारण आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में और स्टेप करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, a पे हाथ रख देंगे, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। a पे हाथ रख देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा भाई? 28। 4 साथ कितना हो जाएगा? 28। लेकिन आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपने जिस पे हाथ रखा था उसके न्यूमरेटर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुना कर दो भाई। तो 4 साते हो जाएगा 28, और 28 गुना 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 56। आई होप समझ में आया। मुझे बताइए b का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? b पे हाथ रख दूंगा, 3 गुना 7 कितना हो जाएगा? 21, और 21 गुना 3 मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई? 63, इसीलिए आ जाएगा 63। c का वैल्यू निकालना है, इस पे हाथ रख देंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, और 12 गुना 5 कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। इसीलिए हम बोलेंगे a इज टू बी इज टू सी कितना होगा भाई? 56 63 60। बराबर भाई। आप मुझे एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, ठीक है भाई। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इफ a इज टू बी इज टू सी, इसका वैल्यू होता है 3/5 4/3 एंड 2 बाई सपोज यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। तो मुझे बताना है a इज टू बी इज टू सी कितना होगा। तो इसका आंसर बताइएगा कैसे करेंगे। देखिए a का वैल्यू निकालना है, a पे हाथ रख देंगे, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई? 15, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, इसीलिए 45। b का वैल्यू निकालना है, b पे हाथ रख देंगे, 5 गुना 5 कितना हुआ? 25, और 25 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा भाई? 100,
इसीलिए 100 आएगा। सी का वैल्यू निकालना है, सी पे हाथ रख देंगे, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, और वो 15 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए ये कितना हो जाएगा 30। इसीलिए हम बोलेंगे क्या रेशो आएगा 45, 100 और 30, क्योंकि तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो आप काट सकते हैं इसको, ये 5 नंबर 45 हो जाएगा, ये 5 से 20 बार कट जाएगा, ये 5 से 6 बार कट जाएगा। तो आपका फाइनल रेशो कितना होगा 9, 20 और 6, बराबर भाई। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर मुझे किसी भी रेशो को उल्टा करने के लिए बोल दे, या फिर रेशो फ्रैक्शन में दिया उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, दोनों के लिए सेम लॉजिक बनता है, सेम कंसेप्ट लगता है। क्लियर है सबको? यहां से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है द टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार इज इन द रेशो ऑफ 12:15:10। तो आपको ये बोल रहा है बताइए व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार्स। तो देखिए वैसे तो हम, ये बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में अलग से पढ़ते हैं। हमें ये पता होता है कि अगर डिस्टेंस सेम है, दो प्लेस के बीच में दूरी सेम है, तो बंदों को स्पीड और अगर दो बंदे मान लो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो हमेशा इनवर्स होता है, उल्टा होता है। मतलब सीधा ये है कि जितनी ज्यादा स्पीड से जाऊंगा उतना कम टाइम लगेगा, जितने कम स्पीड से जाऊंगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। कहने का मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होते हैं। कहने का मतलब इसमें कंसेप्ट ये है, अगर दूरी सेम है, मतलब डिस्टेंस अगर सेम है, तो हमेशा याद रखिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ये एक कंसेप्ट लगता है, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप मुझे एक बात बताइए, स्पीड का क्या रेशो दिया था, सॉरी टाइम का आपको रेशो दिया था, बाय कार इन टाइम दिया था। तो मुझे एक बात बताइए टाइम का क्या रेशो है, T1 T2 T3, बोलिए क्या रेशो दिया था भाई। इसका रेशो आपको दिया था 12, 15 और 10। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा स्पीड का अगर मुझे रेशो निकालना है तो वो तो इनके उल्टा हो जाएगा। तो 12 का कितना लिख देंगे हम लोग 1/12, S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/15, और S3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। आधी जनता ने ये भी गलत करके रख देती है, उनको लगता है कि भी इसका उल्टा करना, तो सीधा ये रेशो को उल्टा कर देते, लिख देते 10, 15, 12। लेकिन वो गलत है, क्योंकि उल्टा करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई आपको सिर्फ टर्म्स को उल्टा नहीं करना है, ये पहले दो टर्म भी, इनका भी रेशो अपने आप में उल्टा हो जाना चाहिए। मतलब ये 12-15 है तो बाद में 15-12 आना चाहिए। 12-15 हालांकि ऐसे देखोगे तो 4:5 है, तो वो अगर आप उल्टा कर दोगे तो 5:4 आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो आपको मैंने अभी बताया था कैसे करेंगे। सबके रेशो में न्यूमरेटर में 1 है तो डायरेक्टली हो जाएगा, पहले वाले का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट पे हाथ रख देंगे, 15 गुना 10, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई आपका 150। बी का वैल्यू निकालना है मान लो, तो इस पे हाथ रख देंगे 12 गुना 10 कितना हो जाएगा 120, और सी का वैल्यू निकालना है, इस पे हाथ रख देंगे 15 गुना ये कितना हो जाएगा आपका 15 गुना ये हो जाएगा आपका 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 180, बराबर भाई। अगर आप चाहो तो आप तीनों को कैंसिल आउट, 0 कैंसिल कर सकते हो, और फाइनली तुम्हारा रेशो कितना होगा 15, 12, 18। आई होप आपको समझ में आया, राइट। तो इसी कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का मेरा वीडियो बहुत ही एकदम स्टार्टिंग का पहला वीडियो है, इसलिए मैं बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले क्लास में हमने पूरा बेसिक पे फोकस किया। आई होप आपको रेशो का मीनिंग समझ में आया, रेशो को कंबाइन कैसे करते हैं वो समझ में आया, उसकी ट्रिक समझ में आई, और हमने ये भी देखा कि भाई रेशो को इनवर्स कैसे किया जाता है, उल्टा कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि भाई आपको पूरा का पूरा जो मैथ्स का कंटेंट है वो मैं यहां पे अब फ्री में देने वाला हूं। याद रखिए मैं आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बस आपसे सहयोग चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूं, तो आपके लिए टेलीग्राम की भी एक सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन ध्यान रहे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना ना भूले, कमेंट में जरूर आंसर करके जाए, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।